तो ये आप लोगों का वायरल नोटिफिकेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। मैंने पीआईबी के पास ये भेज दिया है, शायद कल तक मुझे रिप्लाई मिल जाएगा इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि एज पर दिस नोटिफिकेशन आपके 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाने हैं, एप्लीकेशन शुरू हो जानी है, बट आज 23 तारीख है और स्टिल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे आज पीआईबी के पास भेज दिया था। अब या तो कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आ जाएगा वेबसाइट पे ही, और या फिर पीआईबी से रिप्लाई आ जाएगा कि ये सही है या नहीं है। दोनों में से एक काम तो हो ही जाएगा। इसमें जो लास्ट 2020 का आपका नोटिफिकेशन आया था एसीआईओ का, 2000 के आसपास उसमें वैकेंसीज थी, सेम वही नोटिफिकेशन ये है, कोई चेंज इसमें एक सिंगल चेंज भी नहीं है। सेम वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं। इस बार टोटल इन्होंने बताया है कि 995 वैकेंसीज पे ये ACIO 2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए ये एप्लीकेशन लेने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब आईबी की भाषा में जीडी, जनरल ड्यूटी। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस भी होती हैं, तो उन स्पेसिफिक ब्रांचेस में ना होते हुए एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ये एप्लीकेशन है, मतलब जनरल ड्यूटी वाले। इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, कोई भी ड्यूटी इन्हें दी जा सकती है करने के लिए। तो ये सब वैसे नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ चुके हो, स्टिल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लेवल 7 की ये जॉब है। लेवल 7 मतलब 4600 का ग्रेड पे जो हुआ करता था अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन। तो छठे पे कमीशन के अनुसार था, वेतन आयोग के, उसके अनुसार 4600 का ग्रेड पे जो हुआ करता था, उसकी ये जॉब है। और इसकी बेसिक पे 44,900, डीए अभी के रेट के हिसाब से जो 46% है, अभी 4% बढ़ा था कुछ टाइम पहले। फिर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एसएसए जो 20% होता है। एचआरए जो आपकी सिटी पे डिपेंड करता है, XYZ सिटीज। एक्स यानी कि जो मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। वाई सिटीज जो ये मान सकते हैं कि अपने क्षेत्र में बड़े शहर हैं, जैसे मेरठ यूपी के लिए। तो उस तरीके की सिटीज वाई में आएंगी और बाकी सब जेड में आएगा। बाकी सब जेड में आएगा। 9% का वहां पे एचआरए मिलेगा। तो ये 9 के पहाड़े पे ही चलते हैं। 9 से 18, 18 से 27। अगर एक्स सिटी है तो आपको 27% मिलेगा आपका एचआरए बेसिक पे का। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अदर अलाउंस, सब कुछ मिला मिली के हम मान सकते हैं कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो अराउंड 90,000 के आसपास मिलेगी, 90,000 के आसपास मिलेगी, जो आपको आपकी सैलरी शुरुआत होगी मिलनी। ठीक है। अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जनरल ग्रेजुएशन इनफ है। कोई अदर क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 18 से 27, और बाकी जो रिजर्वेशन लगता है सेंट्रल सर्विस में वही रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एसटी के लिए 5 साल। बाकी जो अदर हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट में सेंट्रल सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, जो उनका रिलैक्सेशन 5 साल का है, वो भी इन्हें दिया गया है। इसके अलावा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह सब आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि एग्जाम कहीं भी होगा आपको देना ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप फॉर्म भरोगे, तैयारी करोगे, तो एग्जाम कहीं भी हो आपको देना ही है। तो ये किसी काम की चीजें नहीं है। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 3 लेवल की एग्जामिनेशन होगी। पहली होगी आपकी प्रिलिमिनरी, यानी कि प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एंड 1/4 की नेगेटिव, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें जनरल स्टडीज का पार्ट 40%, मैथ्स एंड रीजनिंग 40% एंड इंग्लिश 20% आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज दोनों मिला के 40। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड 40, और इंग्लिश 20। मतलब इसे कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ सीजीएल का एग्जाम जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बस
उसमें 25 25 25 25 होते हैं, इसमें 20 20 20 20 है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन अलग से लिया गया है। लेकिन जब आप इसे एग्जाम को देने जाओगे तो करंट अफेयर स्पेसिफिकली आपको दिखेगी नहीं, वो सब कुछ जीएस ही दिखाई देता है। तो इसे जीएस ही हम मान के तैयारी करेंगे, क्योंकि जीएस में आप करंट अफेयर की भी तैयारी करते हो और करंट अफेयर में आप जीएस की तैयारी करते हो, तो वो सब आपका सेम ही रहने वाला है। सेम सीजीएल की तरह एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस कंडक्ट कराएगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो टाटा के डिजिटल इओन सेंटर्स होते हैं, उन्हीं सेंटर्स पे एग्जाम होगा। मेरे हिसाब से लगभग 20 लाख के आसपास एप्लीकेशन जाएंगी इसमें, और ये एग्जाम लगभग लगभग 20 ही दिन चलेगा, दिन में 3 शिफ्ट में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, जैसा इन्होंने लिखा भी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। फिर जो आपका टीयर 2 होगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके एस्से होंगे, 30 मार्क का एस्से होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग होगी 20 मार्क्स की, तो 50 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जो डिस्क्रिप्टिव होगा आपको अपने पेन से लिखना होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं होंगी। फिर टीयर 3 जो उनमें भी पास हो जाते हैं, उनका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू 100 मार्क का है, यानी कि पूरी पढ़ाई एक तरफ, सारे एग्जाम एक तरफ और इंटरव्यू एक तरफ। इंटरव्यू का डोमिनेशन बना ही रहेगा, आपका एंड रिजल्ट इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि प्री 100 मार्क्स का, रिटर्न 50 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स के, और जबकि सिर्फ इंटरव्यू 100 मार्क्स का, टोटल 250 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी। तो इंटरव्यू का डोमिनेशन लगातार बना रहेगा, इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंटरव्यू होना भी चाहिए इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो आगे बात करेंगे। तो एप्लीकेशन इन्होंने बोला है कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाने, अब देखते हैं, कल नोटिफिकेशन आया तो हो जाएगा 25 से स्टार्ट, वरना तो फिर ये नोटिफिकेशन फर्जी है। मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, क्योंकि हम काफी टाइम पहले से सुन रहे थे कि दिसंबर में एसीआईओ की वैकेंसी आनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कल हो जाएगा। और आपको इसके लिए टोटल फी भरनी होगी 450 प्लस 100, 550 फॉर द यूआर कैंडिडेट्स एंड अदर कैंडिडेट्स। जो भी आपकी फीस है वही, ये देख लो, सब खत्म है, नोटिफिकेशन यही है। अब बात कर लेते हैं आईबी के बारे में, कि वर्क प्रोफाइल क्या होने वाली है, काम क्या करोगे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी को पता होगा कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी सिक्योरिटी के। जो एक किसी देश की सिक्योरिटी संस्था होती है, जो सुरक्षा संस्थाएं होती हैं, उन दोनों को ही अपनी अपनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो पहले से जीत जाता है। तो दोनों ही सुरक्षाओं के लिए हमने दो अलग अलग ऐसी एजेंसीज बनाई, जो हमें उन दोनों की जानकारी देती हैं समय से पहले, कह सकते हैं जासूसी संस्थाएं, जो हमें जानकारी निकाल करके देती हैं। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी आंतरिक सुरक्षा को संभालती है, इसका बाहरी सुरक्षा से कोई खास लेना देना नहीं होता। हमारे पास अगर मेजरली बात करें, अगर हम टोटल बात करते हैं, तो हमारे पास 30 प्लस एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस का काम करती हैं। टोटल मिला के 30 प्लस एजेंसीज हैं मेजर, जो इंटेलिजेंस का काम करती हैं पूरे देश में या देश के लिए। लेकिन अगर हम इन्हें दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करें, तो हमें एक मिलती है इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी मिलती है रो। ये दो एजेंसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करती है, और रो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हैंडल करती है। रो का फॉर्मल नाम हम लिखते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबसेक हम इसे फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आप में से यहाँ उसके लिए बैठे होंगे जिनका इंटरव्यू आना होगा, ठीक है, तो ये उस चीज को लेकर के है। तो ये अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात मैं उन लोगों से कर चुका हूं जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है। अब बात करेंगे आईबी की, सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इसमें आपका सिलेक्शन होना है ACIO 2
अगर सीधी भाषा में कहें तो इंस्पेक्टर रैंक होती है। जो पुलिस का इंस्पेक्टर होता है, पता है आप लोगों को, 3 स्टार, ये वही रैंक होती है 4600 ग्रेड पे। फिर इसका प्रमोशन एक्सपेक्ट है कि आप इसके बाद बनते हो ACIO 1 और फिर बनते हो DCIO, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इस तरीके से इसके प्रमोशन चलते हैं। प्रमोशन अगर फिलहाल के दौर में देखा जाए तो 6 से 7 साल का समय ले रहा है आपका एक प्रमोशन। 6 से 7 साल में आपका पहला प्रमोशन आ जाता है अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें। तो आप 6 से 7 साल में ACIO 1 बन जाओगे, जो कि अगर देखा जाए तो CAPF या दूसरी संस्थाओं से काफी अच्छा है, क्योंकि CAPF में एवरेज टाइम 10 साल का चल रहा है। 10 से 11 साल में आपका पहला प्रमोशन आता है एवरेज। किसी किसी में ये डिले 17 साल तक भी है, 16-17 साल भी है। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें 6 से 7 साल का डिले है कि 6 से 7 साल में आपका प्रमोशन आ जाएगा। 5 साल में ही आप एलिजिबल होते हो और 6 साल में प्रमोशन आ जा रहा है, तो अच्छी चीज है। अब जब इस चीज को ही हम बात करें, सिक्योरिटी एजेंसी को, तो IB हो या कैबिनेट सेक्रेटरीट, सिर्फ नाम के लिए ये दोनों संस्थाएं हैं। असल में इनके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। इनके ग्रुप को कलेक्टिवली कह देते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, या कलेक्टिवली कह देते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। इनके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे विभाग होते हैं। इनका कलेक्टिव नेम IB है। जिसमें से अगर हम बात करें तो आपके स्टेट के पास होती हैं SIBs। आपके जो इमिग्रेशन है जो संभालता है वो होता है BOI। और ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं इनके अंतर्गत काम करती हैं। ये होता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये होता है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और ऐसे बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं जो अंदर ही अंदर काम करते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप IB में हो तो कुछ भी ऐसा ही करोगे। इनमें से कोई से भी डिपार्टमेंट में आपके ट्रेनिंग के बाद आपको भेजा जा सकता है और फिर आप उसी डिपार्टमेंट में रहते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं SIBs की, तो SIB हर स्टेट के पास अपनी होती है। काम सेंटर के लिए ही करती है, लेकिन SIB बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का लोकल ऑफिस, उसे हम बोलते हैं SIB, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आपके लोकल में ही होती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी है, यूपी में हो तो यूपी में भी है, ये हर जगह होती हैं। जिन लोगों ने SA या MTS के इंटरव्यू दिए होंगे अभी फिलहाल हाल ही में, उन्होंने SIBs पे जाकर ही इंटरव्यू दिए हैं। पता होगा, यहाँ है कोई ऐसा जिसने अभी दिया हो SA वगैरह का इंटरव्यू? 2-3 लोगों ने हाथ उठाए। तो आप SIBs पे जाकर ही इंटरव्यू देके आए हो ना, अपनी लोकल SIB पे? नो सर, हमारा नहीं हुआ था। आपको MTS वालों का नहीं हुआ है, SA वालों का हुआ है। यस सर। हाँ, तो आप ऐसे ही दूसरी जो संस्था है वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ये एयरपोर्ट्स और लोकल ऑफिस को संभालती है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट इधर से उधर ना हो, कोई इलीगल सब्सटेंस इधर से उधर ना हो एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट्स पे, जहां भी आप इसे कहना चाहें। तो ये इमिग्रेशन संभालती है। जोन से भी आपको मिलेगी। अभी तो हाइपोथेटिकली चीजें हैं कि मिलेगी, क्या पता ना मिले। अभी तो आप लोगों के हाथ में है ये चीज कि एग्जाम दोगे, सिलेक्शन होगा, तब की बात है। तो सैलरी आपको पता है, पोस्टिंग्स ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपके लोकल एरिया में होती है, आपके लोकल स्टेट में होती है मोस्ट प्रोबेबली। शुरू शुरू में हार्ड पोस्टिंग आपको दी जा सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाए, सिक्किम भेज दिया जाए, या लद्दाख भेज दिया जाए, जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए। शुरू शुरू में एक पोस्टिंग आपको हार्ड दी जा सकती है, उसके बाद आप अपने लोकल में ही रहोगे। लोकल में जैसे आप महाराष्ट्र से आते हो तो पुणे या मुंबई हो सकते हो। आप राजस्थान से आते हो, आप जोधपुर, बीकानेर, जयपुर हो सकते हो। तो आपके लोकल एरिया की जो SIB होगी आपको वहीं पे पोस्ट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। जो लोग बहुत अच्छे निकल जाते हैं, जो अच्छे काम में होते हैं, उन्हें अच्छे काम के लिए भी रखा जाता है। अच्छे काम से मतलब आप समझते हो। और बाकी सब सिर्फ स्टाफ होता है। कुछ ही लोग अच्छे निकलते हैं, बाकी सब तो सब स्टाफ होता है। तो वही डेस्क जॉब, रोज का काम, थोड़ा बहुत फील्ड का काम।
तो आप लोकल में ही लगभग पोस्टेड रहोगे, दो चार एक दो पोस्टिंग इधर उधर काटने के बाद ट्रेनिंग आपकी होगी। देखो पहले ट्रेनिंग होती थी 3+3 में, 3 मंथ एंड 3 मंथ। लेकिन मैंने आज ही जो लास्ट बैच के कैंडिडेट थे उनसे बात की थी, उन्होंने बताया कि उनकी 2+2 में हुई है, उनकी 2 मंथ प्लस 2 मंथ में हुई है। ठीक है, 2 मंथ अकेडमी के और 2 मंथ हेडक्वार्टर के। तो ये ट्रेनिंग का आपका सिनेरियो होगा। अगर आप फील्ड पे जाते हो या कहीं भी अटैच किए जाते हो, अटैचमेंट आपकी कहीं भी आ सकती है, सीएपीएफ के साथ आ सकती है, लोकल ऑफिस पे आ सकती है, या पुलिस के साथ आ सकती है, आर्मी के साथ आ सकती है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ में आ सकती है, सीआरएसएफ के साथ में एयरपोर्ट पे लगा दें, या किसी चीज में जहां भी अटैचमेंट आएगी, आपकी अटैचमेंट ट्रेनिंग हर बार अलग होगी। जिसके भी साथ आपको अटैच किया जाएगा, आपकी अटैचमेंट ट्रेनिंग हर बार अलग होगी। अगर मानते हैं कि आपको सीएपीएफ या आर्मी के साथ भेजा जाता है अटैचमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो वेपन ट्रेनिंग अगर आपकी होगी तो वही लोग आपको देंगे। अटैचमेंट ट्रेनिंग हर बार अलग होगी, जिसके साथ भी काम करोगे उसके साथ वाले वही ट्रेनिंग आपको देंगे। ठीक है, अटैचमेंट ट्रेनिंग वहीं पे होती है जहां भी आप जाओगे। तो शुरू शुरू में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ट्रेनिंग है आपकी। लगभग 8 घंटे रोज क्लासेस चलती हैं बैठा करके सामने। सुबह में हल्की रनिंग एंड पीटी, और शाम में ग्राउंड। ग्राउंड में कोई खेल ले, कोई कूद ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, जो मर्जी, लेकिन जाना कंपलसरी होता है। तो ये आपका ट्रेनिंग सिनेरियो होता है। ठीक है, लगभग पूरा दिन आप बेंचेस पे बैठ के लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि दिमाग का काम है, शरीर का काम बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो सारा दिन आपकी क्लासेस वगैरह चलती हैं बैठा करके। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सुबह 1600 मीटर की रनिंग कराएंगे, मैक्सिमम है 1600 मीटर तो, वरना तो 200 400 600 पे छोड़ देते हैं। 1600 मीटर मैक्सिमम रनिंग कराएंगे, दो चार पुशअप लगवा दिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा दी, मतलब थोड़ा आलस निकालने के लिए हिला हिला डुला देते हैं बस। ऐसे आर्मी की तरह नहीं है कि सुबह 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, फिर आके पुशअप लगा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, फ्रॉग जंप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सुबह थोड़ा बहुत हिला डुला देते हैं कि नींद से खुल जाए और थोड़ा इंसान फिट रहे। और फिर सारा दिन क्लासेस चलती हैं, फिर शाम को ग्राउंड जाना होता है। फिर ग्राउंड से आने के बाद आप अपना खाना खा के और अपनी रोल कॉल पे जाके, जिसे गिनती कराना कहते हैं, कहीं पे मार्का कहते हैं, अलग अलग चीजों नामों से जाना जाता है, वो करा के आप अपने रूम्स में वापस जा सकते हो। ये आपका रूटीन रहता है ट्रेनिंग पे। तो बहुत ज्यादा हार्ड जॉब नहीं है। प्लस कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एसआईबीज की, तो एसआईबी पे मोस्ट प्रोबेबली हमेशा सिनेरियो सेम हो जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं। जो भी मैं बता रहा हूं कुछ भी कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, चेंज होता रहता है। एसआईबी में माना जाता है कि सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। ठीक है, आप 2 दिन अपने घर पे रह सकते हो हफ्ते में। फिर अगर बीओआई में जाते हैं आप, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाते हैं आप, तो इसमें रूल इस तरीके से चलता है कि 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है अगर दिन की है। जैसे आप सुबह में 5 बजे गए ड्यूटी पे, पूरा दिन आपने 12 घंटे की ड्यूटी करी शाम के 5 तक, तो फिर आपकी 24 घंटे का रेस्ट होगा, नेक्स्ट 24 घंटे का। तो आप अगले दिन शाम को 5 बजे ड्यूटी पे जाओगे, अगले दिन शाम को 5 बजे। और अगर ये 12 घंटे की ड्यूटी रात को है, जैसे ये शाम को गए फिर सुबह 5 तक करी, रात की ड्यूटी करी 24 घंटे की, 12 घंटे की, फिर आपका 48 घंटे रेस्ट होगा, डायरेक्ट 2 दिन की छुट्टी। मतलब कुल मिला के समय ही समय है इसकी। अगर आप आगे कोई प्रिपरेशन करना चाहते हो, घर पे समय देना चाहते हो, टाइम बहुत है इस नौकरी में। आप आराम से अपना पढ़ाई वढ़ाई जो भी करना चाहो सब कर सकते हो, इस नौकरी में समय बहुत है। इस नौकरी में वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे इस नौकरी में वर्क प्रेशर है, नहीं है, इस नौकरी में कोई वर्क प्रेशर नहीं है। नॉर्मल काम तो सब जगह करना होता है। देखो खाली बैठा कर तो कोई नहीं खिलाएगा आपको। 90,000 दे रहे हैं, थोड़ा बहुत काम तो कराएंगे। लेकिन अगर जो वर्क प्रेशर वाली बात होती है कि ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये भी करो, ऐसे भी करो, घर जाके करो, संडे में भी करो, ये रात में करो, दिन में करो, ऐसा नहीं है। बस ड्यूटी आवर्स में अपना काम करो और फिर आप फ्री हो। और रेस्ट भी आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। तो जिस भी आप अंदर जिस भी विभाग में जाओगे, हर एक के नियम अलग होते हैं, हर एक के कायदे अलग होते हैं। हर विभाग अपने हिसाब से काम करता है इसके अंतर्गत। तो टाइम आपके पास काफी है। ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, जीरो।
क्योंकि सुबह आपको 5 बजे उठा देंगे और शाम को 8:30 बजे छोड़ेंगे, 8:30 या 9 बजे के आसपास छोड़ेंगे। सुबह में पीटी वीटी, फिर क्लासेस, खाना पीना, ग्राउंड, मतलब कुछ भी कराएंगे पर बिजी रखेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। चाहे उन्हें बैठा के अपने सामने रखना ग्राउंड में, पर खाली नहीं छोड़ेंगे। तो पूरा दिन आपका ऐसे ही चलेगा। तो बहुत हार्ड ड्यूटी नहीं है, टाइम भी निकल जाएगा, 90,000 के आसपास सैलरी मिल रही है। ग्रुप सी की ये नौकरी होती है, बी की नहीं होती, लेकिन ग्रुप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सैलरी 90,000 है भाई, ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा काम करने को मिलेगा, अच्छी जगह जाओगे, डेप्यूटेशन के चांसेस आपके लिए खुल जाते हैं काफी ज्यादा। आप जिस डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन जाना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट से डेप्यूटेशन की डिमांड आती है, आप वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सीनियर से बना करके रखोगे तो वो आपको भेज भी देंगे डेप्यूटेशन पे जहाँ आपको जाना है। आप सीबीआई वगैरह, आर्मी, सीएपीएफ, हर जगह डेप्यूटेशन आपके लिए ओपन है, या एसपीजी है, स्पेशल फोर्सेज हैं, आप जहाँ जाना चाहो आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हो। और साथ में आपको सीएसएस रूल के अंतर्गत 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देना चाहते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको इसके फायदे भी हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? जिसमें जिसको यहां तक कुछ पूछना है बताना है वो फटाफट पूछे, हाथ उठाए, मैं अपने आप बोलने को बोलूंगा। जिसको यहां तक कुछ पूछना है। अतुल सिन्हा, क्या पूछना चाहते हो सर, बताइए। सर इसमें जैसे ग्रुप सी का आपने बताया सर, हम्म हम्म और सर फिर ये ग्रुप बी के लिए सर एनओसी फिर नहीं देंगे ना ये, चाहे वो सर हायर सब ग्रेड पे देंगे, भी हो? हायर ग्रेड पे बिल्कुल मिलेगी सर, टेक्निकल आपको एनओसी बिल्कुल मिलेगी। एनओसी आपको 100% मिलेगी। यूनिफॉर्म सर जो, ग्रुप बी और ग्रुप सी का सर देख रहे थे सर ये लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं लास्ट है। टाइम भी सर एग्जाम देने से मेरे को रोक लिया था सर, एआई का था मेरा, मैंने बताया था। एआई का ओके सर, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा। नहीं, लास्ट टाइम आईबी ने ओके आपको सर। रोका था, लास्ट टाइम आईबी ने आपको रोका था। अरे बोलिए अतुल सिन्हा जी, लास्ट टाइम किसने रोका था आपको? नहीं सर, जैसे मेरा एआई वाला था ना, तो जाने से ही रोक दिया सर वो। क्या सर? तो आपको आईबी ने थोड़े रोका था, सीआरपीएफ ने पता रोका नहीं सर, होगा शायद ना। नेटवर्क इशू आ रहा है सर, इसलिए मेरे को सर इन्होंने रोका सर, सीएपीएफ में जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ सर, इन्होंने हाँ तो वो तो रोकेंगे, आईबी नहीं रोकेगी, आईबी आपको दे जाने देगी। नहीं दिया सर, कोई भी रीजन देके, कोई बेकार सा रीजन देके। नहीं, आपको जी जी ग्रेड पे जी सर, अपना जी सर। अपना ग्रेड पे आपको इंक्रीज करना होता है, तब आपको टेक्निकल चीजें मिल पाती हैं, और आईबी से आपको एनओसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और सही बात तो यह है कि बहुत कम लोग इससे आगे जाना चाहेंगे, अगर आप सिविल से करना चाहते हो तो आप इससे आगे जाओगे, वरना नहीं तो ये सर, आप। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी मान लीजिए, जी जी सर, मेन बात ये है कि जैसे अभी जैसे इसमें है तो ग्रुप बी के सर्विस है, चाहे लोअर ग्रेड पे है इससे या हायर ग्रेड पे है, तो इसके लिए कह रहा हूँ सर कि ये एक ये ग्रुप सी का सर्विस है, तो इसके लिए मिलेगा सर टेक्निकल रेजिग्नेशन और एनओसी? आपको सीआरपीएफ से नहीं मिलेगा, आपको टेक्निकल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लेना पड़ेगा। ओके सर, फिर मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, कोई नहीं सर, हो जाए तो बहुत है। हाँ, इसके लिए आपको टेक्निकल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट देना पड़ेगा, बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा आपको इसके लिए। कोई नहीं सर, चलेगा सर, हो तो जाए। फिर भी एक बार ट्राई मार लेना, क्या दिक्कत है, कमांडेंट साहब से बात करने में क्या इशू? जी जी सर बिल्कुल। तो और किसी को यहाँ तक कुछ डाउट, फिर प्रिपरेशन चलेंगे, इसकी प्रिपरेशन पे कैसे करनी है, यहाँ तक कुछ किसी को पूछना बताना है तो अपना हाथ उठाए। प्रतिभा जी, हाँ जी मैम, कहिए।
सर गुड इवनिंग। सर जस्ट वांट टू Good evening, आस्क कि इसमें यूनिफॉर्म सर्विस में वर्क करने का चांस नहीं मिलता ना कभी भी? नहीं मैम, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, बट हाँ आप डेपुटेशन पे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जा सकती हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। और उसका क्या प्रोसेस होता है सर? लाइक कितने ईयर में आप डेपुटेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो? मैम डेपुटेशन के लिए एलिजिबल आप 3 साल में हो जाओगे आईबी की तरफ से। लेकिन जो डेपुटेशन एजेंसी मांग रही है, जो भी कोई एजेंसी में आप जाना चाहते हो डिपार्टमेंट में, वो उसके ऊपर है कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस मांगती है। वो डेपुटेशन के फॉर्म निकालेगी, पोस्ट निकालेगी, कितनी पोस्ट चाहिए, क्वालिफिकेशन रखेगी, और उस क्वालिफिकेशन में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो डिमांड करेंगे। इनकी तरफ से कोई चीज नहीं होगी। ऑल राइट सर, ऑल राइट, ऑल राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो, आप 3 साल में ट्रेनिंग प्लस 3 इयर्स, कहीं कहीं पे ट्रेनिंग प्लस 2 इयर्स भी है, टोटल 3 इयर्स में भी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मेजरली आप ट्रेनिंग प्लस 3 इयर्स में उनके परमानेंट कर्मचारी बनते हो आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में। उससे पहले आप होते हो प्रोबेशन पे। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, कुछ लोग यहाँ पे नौकरी भी कर रहे होंगे या सीएपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देखते रहते होंगे, किसी और डिपार्टमेंट के देखते रहते होंगे, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि प्रोबेशन पे जा रहे हो, आपको पक्का कर्मचारी नहीं माना जा रहा। तो वो ट्रेनिंग प्लस 3 इयर्स में आप डिपार्टमेंटल कर्मचारी बनते हो। कहीं कहीं पे ट्रेनिंग प्लस 2 है, कहीं कहीं पे ट्रेनिंग प्लस 3 है। ठीक है। राइट। सो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क, लेट्स से कि अगर बाय चांस फ्यूचर में चांस मिल भी जाता है डेपुटेशन पे वर्क करने के लिए, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल लाइक सीएसएफ में जा रहे हैं या सीआरपीएफ में जा रहे हैं, तो वहाँ तो रैंक सिस्टम वर्क करता है एसीडी इस तरीके से। तो तो आपका या जो ग्रेड पे मुझे मैच करेगा उसकी रैंक आपको मिलेगी। फाइन, गॉट इट सर, गॉट इट, अंडरस्टूड। जैसे थैंक यू जैसे सर। आप ACIO 2 हो फिलहाल यहाँ पे, और डेप्यूटेशन पे आप कहीं किसी सर्विस में जाते हो जहाँ पे रैंक सिस्टम है इंस्पेक्टर रैंक का, तो वहां पे आपको इंस्पेक्टर रैंक से नवाजा जाएगा। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप अगर DCIO बनने के बाद जाते हो तो आप AC की रैंक पे जाओगे। तो जो आपका ग्रेड पे मैच करेगा, लेवल मैच करेगा, उस लेवल की रैंक आपको दी जाएगी। और थैंक यू सर। डेप्यूटेशन जब मांगा जाता है, कोई एजेंसी डेप्यूटेशन मांगती है, तो उसमें वो रैंक से ही मांगती है। जैसे कि अगर आप फिलहाल मानते हैं कि सीएपीएफ से आईबी ने मांगा है, सीएपीएफ से आईबी डेप्यूटेशन मांग रही है, सारी जब भी डेप्यूटेशन मांगा जाएगा, आईबी मांगेगी, तो वो सारी सीएपीएफ के पास जाएगा, सारी पुलिस के पास जाएगा, सारी सिक्योरिटी एजेंसी के पास जाएगा, और कहेगा कि हमारे पास 40 ACIO की वैकेंसी है जो डेप्यूटेशन पे हमें भरनी है। तो उसमें वो क्वालिफिकेशन रखेगा। उसमें क्वालिफिकेशन पहली क्या रखेगा कि आप मिनिमम 3 साल से सब इंस्पेक्टर पर रैंक पर पोस्टेड होने चाहिए, मिनिमम 3 साल से, या फिर मिनिमम 1 साल से इंस्पेक्टर रैंक होनी चाहिए। तो इस तरीके की एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो डिपार्टमेंट रखता है डेप्यूटेशन फॉर्म में। लेकिन इतनी सारी चीजों को अभी रखो ही मत, अभी तो एक डिपार्टमेंट का आप फॉर्म भरने लग रहे हो, दूसरे का डेप्यूटेशन कहाँ ढूंढ रहे हो अभी। लेकिन हाँ ठीक है, डिटेल्स में दे रहा हूँ मेरी तरफ से फॉर द जो मेरे पास है। यस सर, जस्ट इंफॉर्मेशन। चलिए, और किसी को यहाँ तक डिपार्टमेंट या वर्क कल्चर की बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी चाहिए तो इन डिटेल में नहीं दे सकता, बट कुछ और कुछ पूछना चाहता हो कोई। सूरज शाह जी, हाँ जी सर, क्या बात होगी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था, अगर मतलब जैसे कि आपने डेपुटेशन के बारे में बताया कि 3 साल प्लस ट्रेनिंग में हम एलिजिबल हो जाएंगे डेपुटेशन के लिए, तो डेपुटेशन के द्वारा हम किसी सिविल जॉब में जा सकते हैं सर? सर ये सिविल ही है जो। नो सर, मतलब जैसे कि जो सीजीएल पोस्ट वगैरह है, सर रेसो, तो उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं? नहीं सर, बात सुनिए, देखिए, आप जी इलिजिबल सर। आईबी की तरफ से हो गए कि आप अगर जाना चाहते हैं कहीं डेपुटेशन पे तो चले जाएं। फिर बात आती है कौन सा डिपार्टमेंट डेपुटेशन मांग रहा है आईबी से। अगर कोई भी डिपार्टमेंट मांग रहा है, उसने उसमें लिख के दे दिया
जैसे एक कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हैं XYZ, अगर उनकी तरफ से आईबी को नोटिफाई किया गया कि आप डेप्यूटेशन भर सकते हैं, तो फिर आईबी आपको बोलेगी कि भैया जिसको जाना है वो हमें नोटिफाई कर दे। आपके ऑफिस में एक सर्कुलर आएगा कि इस डिपार्टमेंट ने डेप्यूटेशन मांगे हैं, अगर आप में से कोई इच्छा रखता है तो फॉर्म भर दे। ओके सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट में चाह के चले जाओगे, वो डिपार्टमेंट डेप्यूटेशन मांगेगा ही नहीं तो कैसे चले जाओगे। जी सर, वो भी है। उस डिपार्टमेंट का डेप्यूटेशन मांगना जरूरी है कि वो आईबी से डेप्यूटेशन मांगे, वो पुलिस से डेप्यूटेशन मांगे। और इन जनरल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही आप जा पाते हो, कोई सिविल डिपार्टमेंट में नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बोलो जहां पे आप बन जाओ डीएसपी और फिर सीधा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मेल करो कि मेरा डेप्यूटेशन ले लो, आईएएस बना दो। जी सर। सर मुझे और एक क्यूरी थी सर। बोलिए। हेलो सर, जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट सर सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, तो उसमें मुझे और क्या क्या चीजें ऐड करनी होगी एसीआईयू के लिए? सीजीएल की प्रिपरेशन से आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐड नहीं करना है। जब आप पेपर प्री का इसका क्लियर कर जाओ, उसके बाद आपको पेपर 2 का जो इसका होगा टीयर 2 होगा, उसकी तैयारी अलग से करनी है। अभी पेपर 1 के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस अपनी जो कर रहे हो वही प्रैक्टिस बनाए रखें। सर बट इसमें करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सेक्शन है ना? तो सर करंट अफेयर तो उसमें भी सेक्शन है ना। जी सर, 25 वो क्वेश्चन तो है। आते हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन जीएस के, 15 करंट अफेयर के ही होते हैं। जी वो तो है सर। तो अब ये तो आप नहीं कह सकते, बात सुनो ना, ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं एक ही किताब पढ़ रहा था। अरे करंट अफेयर आप तब भी 10 महीने की पढ़ रहे थे, अब भी 10 महीने की पढ़ोगे। अलग से सेक्शन आ जाने से ये थोड़ा है कि मैं पिछले 4 साल की करंट अफेयर पढ़ूंगा। जी सर। तो ऐसा नहीं होगा। आप जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है, ऐसा क्या ऐसा ही उतना ही। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का यहाँ तक डाउट? दीपेंद्र सिंह जी ने हाथ उठाया हुआ है। हाँ जी सर, कहिए। गुड दो इवनिंग सेकंड सर। के लिए वापस से 2 सेकंड के लिए वापस से कोई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में और फिर डिलीट कर लेना। हाँ जी सर, कहिए दीपेंद्र जी। मैं कर दे रहा सर। हाँ जी दीपेंद्र जी, क्या क्वेरी है? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट था कि इसमें एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान सर वेपन्स यूज करने को मिलता है, मतलब ट्रेनिंग के नहीं टाइम पे सिखाते हैं? नहीं नहीं। और मतलब ऐसे भी मतलब इन सर्विस में भी अलाउ फिर नहीं होता होगा? नहीं, कोई हथियार आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। वेपन ट्रेनिंग अटैचमेंट के साथ आएगी। अगर आप आर्मी के साथ कर रहे हो तो वो आपको देना चाहे तो देंगे, आईबी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आर्मी के साथ काम कर रहे हो, सीएपीएफ के साथ में काम कर रहे हो, अटैचमेंट पे काम कर रहे हो, तो अगर वो चाहेंगे तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आईबी आपको ना ही उसके लिए प्रिपेयर करेगी और ना ही आईबी आपको कभी भी पूरी लाइफ में वेपन देगी। ओके सर। हाँ जी, याशिर बढ़ाना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया ना कि वेपन्स की ट्रेनिंग नहीं होती, तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो आई हैव सम पर्सन्स फ्रॉम आईबी जिनको मैं जानता हूँ एससीआई से। तो दे यूज टू कीप वेपन्स एंड लाइक ट्रेनिंग वगैरह सब तो होती है सर सर उनको। सर कश्मीर में आर्मी के साथ अटैचमेंट होता है। जी सर, बट उनके अलग से एसआईबी हैं सर यहाँ पे। हाँ, लेकिन अटैचमेंट वो आर्मी के साथ ही काम करते हैं सर। जहाँ पे अगर अच्छा सर, ओके सर। बॉर्डर एरिया है तो वो अपना जुरिडिक्शन नहीं रख सकते वहां पे। जी सर, बॉर्डर एक्चुअली मैं भी बॉर्डर एरिया से ही हूँ तो। जी वही बता रहा हूँ, बॉर्डर एरिया में अपना जुरिडिक्शन नहीं रख सकते, वो आर्मी के साथ में या सीएपीएफ के साथ में अटैचमेंट पे ही काम करना पड़ता है। यस सर, यस सर। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में अलाउड भी होता है, जी सर, लेकिन सब में नहीं होता। थैंक यू। अगर आप एयरपोर्ट की ड्यूटी कर रहे हो या लोकल एसआईबी की ड्यूटी कर रहे हो तो क्या मतलब है आपके वेतन?
जी। ओके सर, थैंक यू। और फिर से मैं एक चीज रिपीट करके सबको बता दूं, फिलहाल ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ, इन डिटेल शेयर नहीं किया जा सकता। चलिए, तो यहां तक फिर किसी को डाउट? ये जो नए कैंडिडेट आए हैं कैमरा बंद करके बैठे हैं, चले जाओ भाई। यहां तक किसी को और को डाउट? नहीं है? आगे चलें प्रिपरेशन पे। हाँ, इसका एक एस्पेक्ट रह गया आप लोगों का, मेडिकल्स का। कुछ लोगों को मेडिकल का इशू होता है, मेडिकल का क्या होगा? तो मेडिकल कुछ नहीं होता। मेडिकल के लिए एक लेटर आपके पास आएगा और आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल से जाके खुद अपना मेडिकल कराओगे और उसकी रिपोर्ट लेके जाओगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। आई भी आपका मेडिकल नहीं कराएगी, ठीक है? तो स्पेक्स अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं है कि वो लंगड़े काणे अंधे बहरे, वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए बस। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो तो सब चलेगा। अपना खुद का मेडिकल खुद ही करा के लेके जाना है। तो चलो प्रिपरेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे 4 तरीके के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। पहले जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, सीएससी या फिर पीसीएस वाले। दूसरे सीएपीएफ वाले। तीसरे सीडीएस वाले और चौथे एसएससी वाले। ये 4 तरीके के कैंडिडेट यहाँ पे मेरे पास बैठे हुए हैं। हर एक के लिए मैं बता के चल रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को मैच करना है, प्रिपरेशन करते समय मैच करना है कि आपका कितना सिलेबस ओवरलैप करता है, कितना सिलेबस आपके इस पेपर में भी है, कितना सिलेबस आपके उस पेपर में भी है। ये आपको सबसे पहले मैच करना है। दूसरी बात, आपको ये प्रायोरिटी सेट करनी है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट अपनी आज ही कर लो कि आईबी को आप समय देना चाहते हो या जो आपका टारगेट एग्जाम चल रहा है आप उसे ही टारगेट करोगे। सबसे पहले आज ही प्रायोरिटी सेट कर लो। पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने देना, कहीं फर्जी ना हो ये। तो अपना टारगेट सेट करो। इसका एग्जाम, अगर ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है तो इसका एग्जाम आपका फरवरी में मान के चलो आप, ठीक है, फेब में मान के चलो। इसका प्री का एग्जाम करा लिया जाएगा इलेक्शन से पहले और फिर इसका रिजल्ट लटका दिया जाएगा इलेक्शन के बाद तक। ये लॉलीपॉप है इलेक्शन की, चूसना आराम से। इसका एग्जाम करा के और इसका रिजल्ट लटका दिया जाएगा। और ये अकेला ऐसा एग्जाम नहीं होगा, अभी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे जिनका एग्जाम पहले करा लिया जाएगा और रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आएगा उनका इलेक्शन के बाद। बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, वो किसी भी स्टेट में। तो फरवरी में मान के चलिए, अगर नोटिफिकेशन सही है तो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा खासा पार्ट रोल करेगा। तो आपको तैयार रहना है एक हाई स्कोर के लिए, क्योंकि अगर इजी शिफ्ट आ गई तो आप अच्छे खासे स्कोर से भी घट सकते हो, और हार्ड शिफ्ट आ गई तो वैसे ही स्कोर नहीं होना। एसएससी वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, वो ज्यादा प्रताड़ित है नॉर्मलाइजेशन के बूट से। तो जो सिविल सर्विस वाले हैं भाई, आपका कोई भी पार्ट मैच नहीं करता आपके सिलेबस से। मैं आपको कहूंगा, अगर एक दो भी यहाँ पे कोई बैठा है ना, मत करो इसकी तैयारी, अपना टारगेट एग्जाम जाके करो। आपका सिलेबस मैच नहीं करता। केवल और केवल आप क्या कर सकते हो, जनरल स्टडीज या करंट अफेयर को सोच सकते हो, लेकिन सोच के भी क्या हो जाएगा, यहाँ वन वर्ड आती है, आपको थोड़ा ही आती है। बट आप फिर भी देना चाहते हो, आप दे सकते हो प्रिपरेशन करने के बाद, वो मैं बता दूंगा अभी प्रिपरेशन क्या करोगे। लेकिन सीएपीएफ के से अगर हम मैच करें तो सिलेबस इनका 100% मैच करता है। एक सीएपीएफ है जिसे 100% फायदा मिलेगा सीएपीएफ एस्पिरेंट्स को। करंट अफेयर आप पढ़ोगे, वन वर्ड पढ़ोगे। जनरल स्टडीज आप पढ़ोगे, वन वर्ड पढ़ोगे, साथ में थोड़ी डिटेल्ड भी पढ़ोगे।
फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वही आएगा जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, रीजनिंग वही आएगी जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, इंग्लिश वही आएगी जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। फिर टीयर 2 में एसे जो आप ऑलरेडी लिख रहे हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आप ऑलरेडी लिख रहे हो, प्रीसी राइटिंग जो आप ऑलरेडी लिख रहे हो, इंटरव्यू जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो सीएपीएफ वालों से 100% आपका सिलेबस मैच करता है, तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा है, वो तो करेंगे ही करेंगे। सीडीएस से ऊपर का सब कुछ मैच करेगा, बस ये पेपर 2 वाला हिस्सा जो है ये आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। सीडीएस से बाकी सारा का सारा जो प्री का है वो टोटल मैच करेगा, आपको पेपर 2 अलग से करना होगा। और फिर बात आती है एसएससी वालों की, तो एसएससी में भी आजकल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो खत्म हो गया ना, लेकिन अगर आप 1-2 साल पुराने एस्पिरेंट हैं तो डिस्क्रिप्टिव भी हुआ करता था, केवल लास्ट टाइम नहीं हुआ है, उससे पहले डिस्क्रिप्टिव भी हुआ करता था, अगर वो किसी ने लिखा है तो प्री उनका भी पूरा का पूरा मैच करता है। लेकिन उन्हें एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो एसएससी वाले हैं, कि एसएससी वाले हमेशा सोचते हैं, या हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, वो खेलते हैं मैथ और इंग्लिश पे। जो एसएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो मैथ्स एंड इंग्लिश पे खेलते हैं। उनका मानना होता है कि 25-25 आएंगे, टोटल 25-25 क्वेश्चन आने हैं, तो इन 75 में से मैक्सिमम 73-74 तो करें ही करें, और यहां से जो 2-4 आ जाएं वो बोनस। वो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कि मैथ 100% सोल्व करेंगे, रीजनिंग 100% सोल्व करेंगे, इंग्लिश 100% सोल्व करेंगे, और जीएस में जो 2-4 आ जाएं वो बोनस है। एसएससी वाले इस माइंडसेट से तैयारी करते हैं, वो जीएस नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 क्वेश्चन के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने वर्दी नहीं है। दिन में 10 घंटा लगा के जीएस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 8 घंटे मैथ एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। एसएससी वालों का माइंडसेट यही होता है। अब थोड़ा सा बदला है जब से मेंस में जीएस आनी शुरू हुई है, लेकिन पहले यही होता था। उनका क्या था, जो सीजीएल वाले, अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो 25-25-25-25 मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ये उनका प्री था। 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स कंपाइल होते थे। फिर मेंस आता था, मेंस में 200 एंड 200 इंग्लिश एंड मैथ्स, ये उनका सिलेबस चल रहा था। तो 400 एंड 500, आउट ऑफ 500 केवल 50 मार्क्स, आउट ऑफ 500 केवल 50 मार्क्स जीएस के थे, और 450 मैथ्स एंड इंग्लिश के थे। तो वो पढ़ते ही नहीं थे जीएस। इतना टाइम क्यों बर्बाद करा जाए जिसमें प्रैक्टिस की जा सकती है। तो एसएससी वालों को यहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि यहां पे 40% तो एसएससी वालों के लिए 40% का जो सिलेबस है वो अभी आउट ऑफ रीच है उनसे, वो जीएस बाहर है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट जो सीएपीएफ सीडीएस वाले हैं वो यहीं पे रहेगा। तो सिलेबस में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ये मतलब पूछना कि कैसे करना है, वो मैं अभी बताऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो कुछ मुझे पूछे, कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। सर ये नोटिफिकेशन से फाइनल मतलब कंप्लीट प्रोसेस होने में कितना टाइम लग जाएगा ऑन एन 1 एवरेज? साल कम से कम। 1 साल? 1 साल कम से कम। मींस नेक्स्ट नवंबर तक ये आपका प्रोसेस खत्म होगा? बिल्कुल, और ट्रेनिंग पे जाने में हो सकता है 2 साल लग जाए। क्योंकि सर ट्रेनिंग जैसे पे जाने में लास्ट टाइम तो सर मतलब फेब 2021 में एग्जाम हुआ था और नवंबर 2022 के आसपास फाइनल हुआ था। कौन से में हुआ था? सर फेब 2021 में एग्जाम हुआ था ACIO 2 का, और फिर उसका तो रिजल्ट काफी लेट आया था। रिजल्ट काफी लेट आया था, रिजल्ट इस बार भी लेट आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस क्या है कि बैच कैपेसिटी बहुत कम है, 300 की, और एक की ट्रेनिंग अगर 4 महीने की भी मानी जाए तो 3 बैच लगेंगे, 12 महीने, पूरा 1 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएगा।
तो कुछ लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी आ सकती है, कुछ लोगों की 1 साल बाद भी आ सकती है, क्योंकि बैच कैपेसिटी बहुत कम है इनके पास। पिछली बार 2000 लिए थे इन्होंने, अभी तक ट्रेनिंग चल रही है उनकी, अभी तक उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कुछ लोग कुछ लोगों को नौकरी करते हुए हो गए लगभग 1.5 साल, और कुछ लोगों की अभी ट्रेनिंग आई है, और जबकि उन्होंने सेम पेपर निकाला, सब कुछ निकाला, सेम एडवर्टाइजमेंट से वो भर्ती हुए हैं, क्योंकि बैच कैपेसिटी बहुत कम है ट्रेनिंग की। ठीक है, तो इसमें समय लग सकता है, समय लगने वाली कोई बात नहीं है, समय तो लग ही सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मॉरल सपोर्ट बन के आया है, कि अगर आप किसी और एग्जाम की प्रोसेस में हो और वहां से फाइनल आउट हो जाते हो, तो पीछे से ये बैकअप दे सकता है कि हाँ ये तो चल ही रहा है। तो ये मॉरल सपोर्ट ज्यादा है आपके लिए। जैसे सिविल सर्विस वालों के लिए इस बार ईपीएफओ आ गया था ना, तो ये मॉरल सपोर्ट की तरह ज्यादा सर काम प्री करेगा में कि हाँ इसकी प्रोसेस में तो है ही। ड्यूरेशन कितना होता है? क्या बोल रहे सर, बीच में गैप कितना आएगा ये पूछना चाह रहे हो? ये भी डिपेंड बता करता है, दो कि मतलब गैप कितना होगा पहले एग्जाम से डिपेंड रिजल्ट वो। डिपेंड करता है सर। अगर अगर सही तरीके से इन्हें भर्ती करनी हुई तो मान के चलिए 3 महीने, अगर इन्हें सही तरीके से भर्ती करनी हुई तो, और इन्हें इलेक्शन का लॉलीपॉप बनाना हुआ तो 7 महीने कहीं नहीं गए, 7-8 महीने। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कितने लोग एग्जाम को देंगे। मैं अभी मान के चल रहा हूँ, आप लोग आरटीआई वगैरह लगा के देख लेना बाद में, कि अटेंडेंस रहेगी इसकी 15 से 16 लाख की, अटेंडेंस रहेगी इसकी 15 से 16 लाख की, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम क्रॉस कर रहा है कि इसे लगभग, एक सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट को छोड़ दें तो लगभग हर तरीके का एस्पिरेंट इसे भरेगा। एसएससी वाले इसे भरेंगे, सीडीएस वाले इसे भरेंगे, सीएपीएफ वाले इसे भरेंगे, स्टेट पुलिस वाले इसे भरेंगे, स्टेट एग्जामिनेशन वाले इसे भरेंगे, इसे हर कोई भरेगा। तो इसकी 15 से 16 लाख की अटेंडेंस होगी। और जबकि सीजीएल की अटेंडेंस आप देखोगे तो सीजीएल की अटेंडेंस 19 से 20 लाख की होती है। दूसरी बात, इसका मेडिकल क्राइटेरिया कोई हार्ड नहीं है, इसमें हाइट का क्राइटेरिया कोई हार्ड नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो ये लगभग सपना बन के उनके सामने आता है जो सीएपीएफ या बाकी में मेडिकल की वजह से आउट हो जाते हैं, लेकिन काम उन्हें देश की सुरक्षा के लिए करना है, तो मेडिकल से जो आउट हो जाते हैं उनके लिए तो ये सपना बन के सामने आता है। समझ रहे हो ना मतलब? देखें, वो लोग जो बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, एग्जाम वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन से बाहर हो जाते हैं, तो इसमें कोई मेडिकल उतना टफ नहीं है। इसकी वजह से ये उन लोगों के लिए तो वरदान बन के आता है। तो इसकी अटेंडेंस रहेगी 15-16 लाख की मिनिमम। कंपटीशन बहुत टफ होगा इसमें, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि इसका सारा कंपटीशन, इसका या किसी भी एग्जाम का कंपटीशन एक मार्क पे जाके टूट जाता है, एक निश्चित परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे जाके इसका कंपटीशन टूट जाएगा। अगर 100 मान के चल रहे हैं हम, तो मान के चलिए कि 75 के आसपास इसका कंपटीशन टूट जाएगा। जैसे आप लोगों ने सीएपीएफ दिया, सीडीएस दिया, कोई और एग्जाम दिया, मैं सीएपीएफ का एग्जांपल ज्यादा दूंगा, यहीं पे उसी के लोग सबसे ज्यादा बैठे होंगे। तो आपने देखा होगा कि 80 से या 90 से 110 के बीच में बहुत पब्लिक होती है, 90 से कम वाले भी बहुत कम होते हैं और 110 से ऊपर वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो कंपटीशन उसका 110 के आसपास जाके टूट जाता है। इसका कंपटीशन मान के चलो 100 में से 75 के आसपास जाके टूटेगा, उसके बाद लोगों की गिनतियां कम होगी। 75 तक तो बहुत बहुत मार्क्स आएंगे लोगों को, दुनिया भर के मार्क्स आएंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट तो मेन ही है, उनमें से 4 में से किसी एक का, कोई एक तो सभी का अच्छा होता ही है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की जीएस अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, तो अच्छा खासा उन्हें एक रोड मैप मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये है इसकी भैया, यहां तक कुछ और पूछना है किसी को? सर जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पैटर्न चेंज हुआ था सर, जीएस का थोड़ा लेवल बढ़ गया था ना सर?
वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं। क्या तो उसमें कौन सा कितने लाइनर पूछ रखे थे? नहीं सर, थोड़ा मतलब यूपीएससी जैसा बोल रहे थे, मतलब मैंने पीवाईक्यूज भी देखे थे ना यूपीएससी जैसा तो हो ही नहीं सकता सर। कुछ अगर मतलब क्वेश्चन आए थे जीएस के ऐसे। सर अगर 40 में से 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं तो उसका ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने यूपीएससी का लेवल कर दिया। चार मतलब पांच क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। एज कम्पेयर टू जो पहले एग्जाम हुए हैं, जो उसके 2022 से पहले। सर अगर क्वेश्चंस का लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो पिछली बार पेपर दिया था 4 लाख ने, इस बार देंगे 16 लाख, उन्हें बाहर कैसे करेंगे? नहीं सर, वही क्लियर कर रहा हूँ मैं सर। आप बोल रहे थे ना वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे मतलब आते आ रहे हैं वन जीएस लाइनर ही वगैरह में। आएंगे, वन लाइनर ही आएंगे अभी भी, मेरे से आज आप लोग सुन लो, वन लाइनर ही आएंगे। ओके सर। 4-5 क्वेश्चन आ जाने से हम ये नहीं कहेंगे कि वो यूपीएससी का लेवल पूछ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हार्ड, लेकिन 40 में से अगर 10 भी हार्ड आ जाए तो आ जाए, 30 तो आप वन लाइनर ही आएंगे। ओके सर। और 10 क्वेश्चन आ जाने पे हम सर ये नहीं कहेंगे कि वो उसका उन्होंने तो लेवल यूपीएससी का कर दिया। दीपक गुप्ता जी माइक बंद करिए। सर फैक्चुअल होगा कि यार, और या कि कॉन्सेप्चुअल होगा? सर वन लाइनर हमेशा ही फैक्चुअल होते हैं। 40 में से मैं कह के चल रहा हूं, 40 में से 30 क्वेश्चन, 30 सवाल आपके वन लाइनर ही आएंगे। 40 में से 30 तो वन लाइनर ही आएंगे। और अगर मान लेते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड करने की कोशिश करी, इन्होंने वो स्टेटमेंट वाले बनाने की कोशिश करी, तो वो स्टेटमेंट भी वन लाइनर ही होंगी। अगर इन्होंने मैक्सिमम क्या करेंगे कि भाई एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट लिख देंगे, वो बस ये फर्क पड़ जाएगा कि वो डबल अगेन। यस सर, इट्स ऑडिबल। चलिए ठीक है। तो बात वही है जो ये, अगर आप सोच रहे हो कि हार्ड आएगा, नहीं हार्ड नहीं आएगा, लेकिन सीजीएल के लेवल का आप इसे फिर भी मान के चलिए कि सीजीएल के लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है। सर मेरा एक डाउट ये था कि जो इसका फाइनल इंटरव्यू जो इंटरव्यू हो रहा है उसका इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा? जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी सर, वो तीनों जो लेवल के एग्जाम्स होंगे, मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू, उनका होगा जैसे सीपीएफ में होता है, या फिर इंटरव्यू के वेटेजेस और परसेंटेज ज़्यादा होंगे? नहीं, बिल्कुल सेम होगा जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना, ये रहा, इन्होंने साफ दे रखा है कि 100 मार्क्स का आपका प्री होगा, 50 मार्क्स का आपका मेंस होगा और 100 का आपका इंटरव्यू होगा। 100 का है आपका इंटरव्यू आउट ऑफ 250, तो बहुत बड़ा वेटेज है इनके पास, इंटरव्यू के पास बहुत बड़ा वेटेज है। और क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी और एसएससी के द्वारा नहीं होता, इसीलिए इसमें इंटरव्यू है, और इसीलिए ये एसएससी या यूपीएससी को नहीं दिया जाता इंटरव्यू, क्योंकि वो इंटरव्यू लेवल सी या लेवल बी पे कराने के लिए बाध्य नहीं है। जिन जो लोग पुराने एस्पिरेंट है उन्हें पता होगा, पहले सीजीएल में इंटरव्यू हुआ करता था 2016-2017 के टाइम पे। सीजीएल में इंटरव्यू हुआ करता था, जो बड़ी पोस्ट थी लाइक एमईए या फिर सीबीआई, इंस्पेक्टर, एनसीबी, जो बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उन सभी का इंटरव्यू हुआ करता था। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को खत्म कर दिया कि बी और सी लेवल पे इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ए लेवल पे इंटरव्यू होगा, ग्रुप ए में इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था कि लोग इंटरव्यू में अपने जानने वालों को या फिर जाति विशेष को, धर्म विशेष को, रंग विशेष को मार्क्स दे रहे थे, तो उन्होंने बी और सी लेवल से इंटरव्यू खत्म कर दिया था। लेकिन इंटेलिजेंस आज भी इंटरव्यू कराती है, क्योंकि उनके लिए पर्सनैलिटी को जरूरी है। डीसीआईओ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बिल्कुल होता है सर, लेकिन स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ, जनरल क्वालिफिकेशन पे नहीं होते, सिंपल ग्रेजुएशन से नहीं होते, और वैकेंसी भी 2 या 4 ही आती है, और एग्जाम यूपीएससी लेती है। चलिए तो आगे चलें, अब 2-4 मिनट की बात रह रही है बस, कभी फिर लाइट कट मार जाए। अब बात आएगी प्रिपरेशन की, कहां से करनी है।
मैं एक शब्द में बिल्कुल साफ कह देता हूं, किसी का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे कोर्स का बोलने की जरूरत है। ना तो मुझसे बोलो कि कोर्स ले आओ, कोर्स ले आओ। मुझे परसों से मेरे डीएम में भरे पड़े हैं लोग, इसका कोर्स ले आओ, इसके लिए हमें करा दो, इसके लिए हमें करा दो। ये पेपर किसी भी कोर्स से नहीं होगा सर। डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह की जानकारी मुझे नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते भी नहीं है, जानकारी क्या, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते। कोई प्रमोशन मिथ है, कोई प्रमोशन किसी चीज में नहीं होता। तो इसके लिए ना तो मेरा कोर्स मुझे कहने की जरूरत है कि कोर्स ले आओ, और ना ही कि मैं बिल्कुल सामने से मना करूंगा किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो, किसी का मत करो। सिर्फ पागल बनाएंगे आपका और कुछ नहीं। क्यों? देखो ऐसा है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश ये किसी के कोर्स से नहीं होती, ये होती है प्रैक्टिस से। क्योंकि आप एक ग्रेजुएट इंसान हो, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जो 10th के मैथ को सोल्व ना कर पाए, ग्रेजुएट होकर के बहुत कम लोग होते हैं। असल में दिक्कत आती है स्पीड की, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने, दिक्कत आती है स्पीड की। क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेते हो, आपको मैं एक क्वेश्चन के लिए 5-6 मिनट दे दूं, आप सोल्व कर लोगे आराम से, आराम आराम से पूरी काउंटिंग करके सब कुछ करके आप उसे सोल्व कर लेते हो। बात आती है स्पीड की, आप उसे अंडर टाइम सोल्व करने की। अंडर टाइम सोल्व करना आपको कोई नहीं सिखाएगा अदर देन प्रैक्टिस। कुछ लोग आपको शॉर्टकट देंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस लोगे, उनका कोर्स लोगे, वो आपको शॉर्टकट्स देंगे कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। लेकिन उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट इधर से उधर कर दी जाए, कोई ऑफ, फोर, द इधर से उधर कर दिया जाए, वही ट्रिक उसमें फेल हो जाती है, वो ट्रिक उसमें फिर लगती ही नहीं है। आप उसे 3-4 बार लिखते हो, ये करते हो, वही 5-6 मिनट उसमें लग भी जाती है और वो सोल्व भी नहीं होता। तो प्रैक्टिस ही आपको वो क्वेश्चन जल्दी करना सिखाएगी। आप अपना शॉर्टकट इजाद करो, बेसिक से सीख कर। अरे जी, जो टीचर आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं वो कौन सा अवतरण से थोड़े सीखे हैं, भगवान ने आशीर्वाद थोड़े दिया उन्हें, उन्होंने वो बेसिक से करते करते बीच के स्टेप्स खा गए वो बस, है ना। अब देखो शॉर्टकट क्या होता है, हमने कहा यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ जी, तो मैंने कहा था कि शॉर्टकट आपको अपने बनाने होंगे, कोई आपको नहीं सिखाएगा। अगर किसी के सिखाए हुए शॉर्टकट्स पे आप काम करोगे तो वो एग्जाम में बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि आपको 2x7 करना है, या आपको 2 का टेबल लिखना है और उसमें हमें बताना है कि 2x7 क्या आएगा, तो कुछ लोग जो बेसिक से सीखेंगे वो 2 का पूरा टेबल लिखेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 6, वो पूरा टेबल लिखेंगे, उसे बेसिक मेथड से चलना कहते हैं। वहीं पे जब आपने वो चीज सीख ली कि मल्टीप्लीकेशन से ही होगी, तो आप डायरेक्ट 7 को 2 से करोगे ना। तो आपने क्या किया, बस बीच के, तो आपने क्या किया, बस बीच के स्टेप ही तो करे, बीच के स्टेप इधर से उधर कर दिए। देखो दोबारा बताता हूँ, लिख के ज्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे हमने कहा कि 2x7 करना है, या हमें 2 का टेबल 7 बार लिख के बताना है कि 7 पे क्या आएगा। तो जो बेसिक से कर रहे हैं वो लिखेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसे करते करते 2x7 = 14। लेकिन जब आपने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, आपको पता है कि 7 × 2 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 7 का टेबल करेंगे, 7 1s are 7 और 7 2s are 14, ये दोनों बराबर होते हैं। आपने ये चीज खुद से सीखी, तो शॉर्टकट ही तो बनाए, आपने ये वाले स्टेप्स खा लिए बस।
तो आप जो मैथ सीखने वाले हो वो बेसिक से अपने तरीके से सीखो और उसके शॉर्टकट्स बनाओ, तब वो चीज जल्दी होगी। किसी और का दिया हुआ शॉर्टकट आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें इधर से उधर हो जाएंगी और आप वो चीज नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन पूरा का पूरा ही मैसअप हो जाएगा पूरे तरीके से। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, कोई बैच नहीं, कोई बैच आपको नहीं चाहिए, कोई आपको नहीं सिखाएगा, आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। तो सीधी सलाह है मेरी, अगर आप करना चाहते हो, ये एग्जाम निकालना चाहते हो, अब से 2 महीने का समय हम मान लेते हैं कि 60 दिन आपके पास पूरे पूरे हैं भाई। जनवरी और दिसंबर तो पूरा ही है, जितना फरवरी में टाइम मिल जाए वो मिल जाए, अगर ये सब कुछ सही होता है तो 60 दिन पूरे पूरे हैं। मैं आपको कहता हूं, आप डेली नियमित तौर पे बिना चूके 100 क्वेश्चंस मैथ के प्रैक्टिस करिए, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करिए और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस करिए। एक टाइम निकाल लीजिए कि इस समय बैठ के तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप बुक ले लो, जो ये आती है किरण पब्लिकेशंस की आती हैं, 6700 9600, कोई बुक ले लो, पीडीएफ ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, कहीं से भी जहां से आपको मैथ के क्वेश्चन मिल जाए। बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं आपकी टेलीग्राम पे, कोई भी ले लो, और डेली 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 15 दिन में ही आपको अपनी स्पीड में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा, 15 दिन में स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा, 15 दिन में एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी आपकी। शुरू में हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन करो तो आपके 50 या 55 ही ठीक हो, लेकिन ये होते होते 90 के आसपास तक पहुंच जाएंगे और इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है जो आपको बचा सकती है। आप किसी की वीडियोस देखो तो सिर्फ स्पेसिफिकली टॉपिक पे देखो जाकर के। जैसे आपने मैथ के क्वेश्चन करने शुरू किए, आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये तो हार्ड है, ये मेरे से नहीं हो रहा, आपको स्पेसिफिक टाइप यूट्यूब पे डालो, दुनिया भर के टीचर ने वो समझा रखा है। दुनिया भर के टीचर्स मैथ के क्वेश्चन समझाते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के यूट्यूब पे। आपको जिसका अच्छा समझाया लगे वो तरीका अपनाओ और वापस आके फिर से प्रैक्टिस करो। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है। डेली 100 क्वेश्चंस करोगे तो आप 60 दिन में हर सब्जेक्ट के 6000 क्वेश्चन कर चुके होंगे, अगर आप डेली नियमित तौर पे बिना किसी चूक के आप ये काम करते हो तो। ठीक है, सिर्फ यही आपको बचा सकता है। बाकी कोर्स लेने जाओगे 3 महीने में 4 महीने में तो अगला कोर्स ही खत्म करेगा, आप प्रैक्टिस कब करोगे? समझ रहे हो ये बात? मैथ के 18-19 चैप्टर पूरे कराने में मिनिमम 3 महीने तो लेगा ना वो। इंग्लिश भी करोगे, मैथ भी करोगे, सब कुछ करोगे, दिन में आप 6-6 घंटे क्लास लोगे, अरे प्रैक्टिस कब करोगे फिर? और सिर्फ क्लास लेने से मैथ तो नहीं होगा, मैथ तो प्रैक्टिस करने से होगा। तो कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करो। ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे। जब आप 6000 क्वेश्चन इंग्लिश के लगा चुके होगे तो आपकी वोकैब भी अच्छी हो चुकी होगी। आप जो माइनर एरर्स होते हैं वो भी आप एकदम से निकाल लोगे। इंग्लिश में जो एरर फाइंडिंग होती है ना, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन टैग आते हैं, वो आप देखते ही पहचानने लगोगे अगर आप 6000 क्वेश्चन कर चुके होगे। उसमें टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस। यकीन मानो 60 दिन ये प्रैक्टिस कर गए, आप पेपर में पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक रहा आपको। और इसमें समय शुरू शुरू में बहुत लगेगा, लेकिन वो समय छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन करने हैं तो हर कीमत पे करने हैं। जितना समय लग रहा है वो 100 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। और ऐसे नहीं है कि शॉर्टकट मारने शुरू कर दिया, इसका आंसर ये लगा दिया, इसका आंसर ये लगा दिया। शुरू के 30 दिन तो स्टेप बाय स्टेप पेन उठा के लिख लिख के क्वेश्चन करने हैं।
एक एक क्वेश्चन आपके पेन से सोल्व होना चाहिए। अब धीरे धीरे आपके शॉर्टकट बनने शुरू होंगे कि इसके बाद ये वाला स्टेप डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे वो चीज जो वो सिखा रहे हैं कोर्सेज ले लेके। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर। जो आप सीडीएस सीएपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ ना पढ़े। बस करंट अफेयर अब आपको थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी सीएपीएफ या सीडीएस से, क्योंकि मान के चलेंगे अगर फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो हम जुलाई टू फरवरी करनी पड़ेगी, हमें जुलाई टू फेब करनी पड़ेगी। जबकि सीएपीएफ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस के लिए कर रहे हैं, वो तो अब अक्टूबर नवंबर से कर रहे हैं, तो ये जुलाई से हमें बैक डेट में लेके जाना पड़ेगा। तो जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं। अगर किसी मैगजीन में कोई घटना घटित हुई है तो दूसरी मैगजीन में भी वो घटना घटित हुई होगी, नहीं है कि दूसरी मैगजीन में वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर चंद्रयान 3 आपकी घटना चक्र ने छोड़ रखा है तो फिर स्टडी आईक्यू वाले को भी छोड़ना ही पड़ेगा, वो चंद्रयान 4 नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो करंट सब में एक जैसी होती है, ये मत किया करो इसकी ले लें उसकी ले लें ऐसे कर लें। कोई भी एक मैगजीन पकड़ो और उसे थ्रूली फॉलो करो, जो भी आप करना चाहते हो। और जीएस के लिए आप ल्यूसेंट प्लस आपकी जो एनसीईआरटी चलती है, और ल्यूसेंट तो इनकी भगवान होती है, ल्यूसेंट की जीएस तो इनकी भगवान होती है। तो ये मिनिमम आपको करना पड़ेगा, इतना डेली करना पड़ेगा नेक्स्ट 60 डेज। जो करेगा उसका एग्जाम नहीं रुकेगा, और ये आपका आपके टारगेट एग्जाम में भी हेल्प करेगा। समझ में आ गया? बहुत छोटी सी चीज थी, और इसके अलावा दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, यकीन करो। अगर कोई इसके अलावा आपको कोई और रास्ता बताता है, ये शॉर्टकट ले लो, ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, यकीन करो ये अपॉर्चुनिटी भी हाथ से जाती रहेगी। सिलेक्शन का शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके पास अच्छा खासा चांस मिल रहा है आपको मेहनत करने के लिए। अब मैं आपको समय दे रहा हूं 10 सेकंड का, फटाफट हाथ उठाओ जिसे जो डाउट है, फिर खत्म करते हैं। लाइट ने आज वैसे ही नाच मचा रखे हैं। हाँ जी दीपक गुप्ता जी, क्या बात हो गई बताइए। सर मेरा स्टेट पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में, स्टेट पुलिस असम पुलिस का सब इंस्पेक्टर। सर किसी भी पुलिस का एग्जाम हो रहा हो, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, करंट अफेयर आएगी। ओके सर। सर जीएस के लिए सर सीएपीएफ वाले जो मैं हूँ, तो मुझे शायद ल्यूसेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू हो गए, लग गया कट फिर से। चलिए, तो सब्जेक्ट आपके आएंगे ही आएंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई। तो इधर से भी प्रैक्टिस उधर की ही होनी है, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके सर। ल्यूसेंट वाला बहुत प्रॉब्लम लगता है, याद ही नहीं होता है। मैंने एक बार देखा हुआ था, काफी फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा ही फैक्चुअल उसमें। तो फैक्चुअल कोई तो कहते हैं वन लाइनर। हाँ सर, वो जल्दी याद नहीं होता है। इसकी अलग ही समस्या। समझ के पढ़ोगे तभी तो याद होगा, रट के क्यों पढ़ रहे हो? जिन चीजों को आप समझोगे वो चीज नहीं बोलोगे कभी भी, आप उन्हें लाइन बाय लाइन रटते जा रहे हो। रटी हुई चीजें कितने समय याद रहेंगी? रटी हुई चीजें तो बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी ना। चीजों को समझो, हर एक को समझो, क्या कैसे काम कर रहा है, ये आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज को समझना पड़ेगा।
सीएपीएफ वालों के फिजिकल के एडमिट कार्ड आ गए। सर और घटना चक्र सर मतलब फ्री मेंस कहाँ में से कितना ड्यूरेशन मिल जाएगा मिनिमम? क्या बोल रहे हो सर? सर घटना चक्र कहाँ से, कोई सोर्सेस नहीं पता सर, कैसे उसको परचेज करें? सर घटना चक्र आपको लोकल स्टोर से जाओ, वहां पे मिलेगी। सर मैं तो पहली बार आपसे ही सुन रहा हूँ घटना चक्र। कोई मैं और ले लो, मैंने एग्जाम्पल ही तो आपको दिया है। ओके ये तो मैंने ठीक है आपको एक एग्जाम्पल ही तो दिया है, आप कोई और सी ले लो। ठीक है सर। सर मैथ्स मैथ्स में ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है मेरा। बाकी सबसे मैं उतना कुछ तो कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन मैथ्स में ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है मेरा। तो सर इस बात को मैं आपको कल भी समझाया था ना मैंने आपको। हाँ सर। तो आज अलग से समझ के क्या सीख जाओगे? ठीक है सर, समझ गया मैं सर। ठीक है सर। समझा दो। थैंक यू सर। मैंने आपको सभी को ये बात साफ साफ बता रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से डर इसलिए लगता है क्योंकि आप उसे करते नहीं हो। आप शुरू से लेकर के बैठो किसी भी सब्जेक्ट को, अगर शुरू से उसे सीखोगे वो आ जाएगा। सर शुरू से मतलब कहाँ से, क्लास 6 का मैथ्स या फिर 7th क्लास का मैथ्स? अगर आपको नहीं आता है तो आप चाहे क्लास 1 से शुरू कर लो, लेकिन आपकी ईगो उसे शुरू से शुरू करने नहीं देगी, क्योंकि आपको ये लगे जाएगा हाँ क्लास 1 से मैं शुरू करूंगा। हाँ सर। तो आपकी ईगो आपको रोक रही है, उस चीज में कोई क्या कर सकता है? मन तो करता है कि शुरू करो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि टाइम देखो, टाइम नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट कैसे मैनेज कर लूँ। टाइम नहीं होगा, और टाइम ना होके आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो। आप लोगों को पता है दिमाग में ये आता है कि हमें टाइम, यार इस चीज में टाइम लग रहा है, इस चीज में टाइम लग रहा है, और फिर वो जो सारी चीजों से आप टाइम बचाते हो उसे आप मोबाइल में खराब कर देते हो, लेट के सो के मोबाइल चला के। और पढ़ाई से टाइम बचाते हो कि हाँ एनसीईआरटी करने में तो बहुत समय लगेगा, और फिर वो समय बचा लेते हो, बिना एनसीईआरटी करते नहीं हो, और वो समय आप कहाँ लगाते हो आपको भी नहीं पता। इस चीज में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम बचा के छोले भटूरे की ठेली लगानी है आपको। अरे आपका टाइम ही पढ़ने का है, तो पढ़ने से टाइम क्यों बचा रहे हो? सर एक बात है सर, आपका ना पेशेंस बहुत ज्यादा है सर, आप जो मतलब बड़ी चीजों को सर सुन लेते हो सर बार बार ऐसे। अब इस चीज को मैंने कई बार आपको बताया है, सब्जेक्ट शुरू से शुरू नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, पिक्चर बीच से देखनी शुरू करोगे समझ नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि 6th क्लास से मेरा मैथ हो जाएगा, 6 से कर लो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जोड़ने घटाने में भी दिक्कत है, क्लास 1 से करो। अब एक छोटा बच्चा इमेजिन कर दो कि 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे भी तो मैथ नहीं आता, लेकिन वो भी जब शुरू से शुरू कर रहा है तो सब कुछ सीखता हुआ सीख जाता है। उस एक 4 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से तो ज्यादा दिमाग होगा आपका। लेकिन बस उस ईगो को हटा दो जो कि मैं शुरू से शुरू नहीं कर सकता। हाँ जी सौरभ कुमार जी कहिए। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि सर वो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में आपने जो हाइलाइट्स थी सर, अगर वो 4-5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अगर आप सम अप कर देंगे तो सर बहुत सही रहेगा, बिकॉज मैं बहुत लेट ज्वाइन करा था सर। सर मैं सॉरी, उन चीजों को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेशन शायद ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। हाँ जी यश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
सर बस ये पूछना था कि करंट अफेयर्स के लिए 10 महीने जाना है या फिर कितना महीने जाना है? जुलाई से शुरू करो, ओके सर। क्योंकि उससे पहले का तो हाँ। देखो उनके पास कोई सीमा तो है नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम्म। हमें अपना तो टाइम कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो देखना पड़ेगा ना। यस सर। अब पता चले कि वो जुलाई से और फरवरी तक पूछ रहे हैं 7 क्वेश्चन और पिछली जनवरी से जुलाई तक पूछ रहे हैं 3 क्वेश्चन, तो हम उन 3 क्वेश्चन का रिस्क ले लेंगे, क्योंकि उस यस वो सर। जो हम 6 महीने की करंट पढ़ रहे हैं उससे अच्छा हम 400-500 मैथ के सोल्व और कर लेंगे, यस सर। तो उधर से 5-6 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाए 3 को सेक्रीफाइस करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन सर। माना ये जाता है कि एग्जाम से 2 महीने पहले का जो 2-3 महीने होते हैं, जैसे फरवरी का अगर एग्जाम मानते हैं तो हम मान के चलेंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके सर। यस। चलिए, इसके अलावा थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट बच रहा है तो बताइए। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, अगर अब भी नौकरी नहीं ले पाए तो फिर तैयारी छोड़ देना, क्योंकि आने वाले 3-4 साल में वैकेंसी कोई खास आएंगी नहीं। आपके पास, अगर आप इस टाइम अपनी आंखें और कान खोलकर देखो, सुनो, तो आपको पता चलेगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ए टू जेड जिस एग्जाम की, उसका नोटिफिकेशन या तो आ चुका है या आने वाला है ना, कोई भी नहीं बच रहा है। आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो, लगभग सभी के नोटिफिकेशन आए हुए रखे हैं, बिहार वालों का बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का आने वाला है, 1-2 तो आ भी रखे हैं, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस का आने वाला है, और आपका सीएपीएफ के चल रहे हैं, आपके सीपीओ भी चल रहा है, जीडी भी चल रहा है, जीडी भी आने वाला है, 1 दिसंबर को जीडी भी आ जाएगा, आपका आईबी का भी आ गया, मतलब ए टू जेड आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उसका नोटिफिकेशन या तो आ चुका है या आने वाला है। तो आपके पास ये बहाना बिल्कुल नहीं रह जाएगा कि मैं तो इसकी एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर रहा था, मैं तो दूसरे की करने वाला था, मैं तो इसकी करने वाला था, मैं ये सोच रहा था। तो ये सब चीजें खत्म कर दो, अब जो एग्जाम लेना है टारगेट पे लो, खत्म करो, नौकरी लो और इस पूरी प्रोसेस को खत्म करो। 24, 25, 26 साल की उम्र के आप लोग यहाँ पे मेरे सामने होके बैठे हुए हो, नौकरी अगर आज के एग्जाम से भी आपने ले ली तो 2 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग व्रेनिंग होके 2 साल लग जाएंगे सब कुछ खत्म होने में, यानी 27-28 साल में आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे होगे, लाइफ तो खत्म ही हो जाएगी उसके बाद, फिर तो घर की जिम्मेदारियां ये सब, नौकरी किसके लिए करोगे? नौकरी का जो आपको जो भौकाल चाहिए, नौकरी की जो आपको इज्जत चाहिए, जो मजे लेने की इच्छा आपके मन में है कि नौकरी लेंगे तो 1-2 साल जी ये करेंगे वो करेंगे घूमेंगे, कब करोगे वो सब? 28-29 में आप नौकरी पे जाके खत्म हो गए, घर वाले शादी कर देंगे, बस फिर और क्या, बच्चे संभालो अपने। तो इस प्रोसेस को, झंझट को खत्म करो, 3-4 साल से जो टालते आ रहे हो, अब की बार गोल्डन चांस है, हर नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो भी लेना है ले लो, आके खत्म करो इस प्रोसेस को। तो इसका प्री निकालो आप लोग, और मेंस के लिए देखता हूं मैं क्या करा पाऊंगा। सर हाँ, मैं सुनिए 1 मिनट, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि इसका मेंस और इंटरव्यू मैं करा दूंगा, लेकिन प्री आपको खुद से निकालना पड़ेगा। हाँ जी, कौन बोल रहा था? आप बोलिए, क्या बात है? सर मैं असम का हूँ, मैं यूपी पुलिस दे सकता हूँ ना? सर आप यूपी पुलिस दे सकते हो, आप दिल्ली पुलिस दे सकते हो, आप हरियाणा पुलिस दे सकते हो। ओके सर। कोई सर डोमिसाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगे? नहीं, यूपी बिहार में भंडारा चलता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है सर। सर इसमें जो पेपर 1 है उसके लिए सर कितने नंबर मतलब हमें सेफ मान के चलना चाहिए, मतलब कितना टारगेट करना 100 चाहिए? नंबर, 100 नंबर। ठीक है सर। आप अपनी लिमिट क्यों सेट कराना चाह रहे हो मेरे से कि इतना मैं कर लूंगा तो हो जाए? 100 नंबर पे टारगेट करो ना। ओके सर। आज मैं आपसे कह देता हूँ कि 80 नंबर कर लो तो आपका हो जाएगा, फिर आपके मन में रहेगा 80, किसी भी तरह 80, क्यों 80? 100 का पेपर है,
सो लेके आओ। और यकीनन कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आप ये रोज अब से लेके एग्जाम तक 100 क्वेश्चन इन तीनों के करते हो तो इन तीनों में आप 100% स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में 20 में से 20, मैथ में 20 में से 20 और इंग्लिश में 20 में से 20 आप कर सकते हो। बस आपको रोज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं विदाउट फेल। अगर आपको कोई टाइप नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च करो, सीखो, फिर प्रैक्टिस करो। और ऐसा मैं इस एग्जाम पे थोड़ा सा फोकस इसलिए भी ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस आपका है वो आपके किसी और टारगेट एग्जाम को हार्म नहीं कर रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वो जैसे बाकी एग्जाम आते हैं, जैसे स्टेट का एग्जाम हम मान लेते हैं, उसमें हिंदी पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको स्टेट स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा डायरेक्शन से अलग कर देता है। इसमें करंट अफेयर आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आएगी, जनरल स्टडी दूसरे एग्जाम में भी काम आएगी, मैथ दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, इंग्लिश दूसरे एग्जाम में काम आएगी, रीजनिंग दूसरे एग्जाम में काम आएगी। तो इसका सिलेबस ये कह सकते हैं कि ये उल्टा आपके टारगेट एग्जाम की प्रिपरेशन को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा कि आप 2 महीने में पूरी जान लगा दोगे। तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, अभी बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।